जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द सीएमएम न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सीधा सीधा हाथ। लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन ने बयान दिया कि मैंने खुद ही मारी है गोली। साथ ही खबर आ रही है, पद्मश्री और विधायक होने के बाद भी दलित होने के कारण बीजेपी में नहीं है कोई मान सम्मान, हो रहा है भेदभाव का व्यवहार। साथ ही खबर में जानेंगे ईडी के समन के बाद सोनिया गांधी को हुआ कोरोना। साथ ही खबर में जानेंगे के को दी गई आखिरी विदाई। साथ ही खबर में जानेंगे ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जंग रोकने के लिए लिखा इमोशनल पत्र। साथ ही गुजरात बीजेपी में हार्दिक पटेल का हार्दिक स्वागत। साथ ही जानेंगे सर्राफा बाजार का हाल और भारत के मौसम का अगले 24 घंटे का पूर्वानुमान। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, चुनिंदा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 3 जून 2022 और दिन हो चुका है शुक्रवार। तो पहली बड़ी खबर में जानेंगे, लॉरेंस गैंग ने की मूसेवाला की हत्या। लॉरेंस का भांजा सचिन बिश्नोई बोला, मैंने ही मूसेवाला को मारी गोली, मिट्ठू खेड़ा के कत्ल का लिया है बदला। 29 मई को मनसा में सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई। 29 मई को ही गैंगस्टर लॉरेंस ने जिम्मेवारी ली थी इसकी। 2 जून को अब यह बयान आया है कि सचिन बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई के भांजे ने बोला है कि मैंने खुद ही उसको गोली मारी है। तो मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर लॉरेंस गैंग ने ही किया है। गैंगस्टर लॉरेंस के भांजे सचिन बिश्नोई ने दावा किया है कि यह कत्ल उसने खुद किया है। मैंने खुद सिद्धू मूसेवाला को गोलियां मारी, ये भी खुद सचिन बिश्नोई ने बताया है। टीवी चैनल से वर्चुअल आईडी के जरिए बातचीत में यह दावा किया गया है। उसने कहा कि हमने मोहाली में विक्की मिट्ठू खेड़ा के कत्ल का बदला लिया है। पहले उसने खुद को सचिन थापन बताया। जब पत्रकार ने उससे पूछा कि वह सचिन बिश्नोई बोल रहा है तो उसने हाँ कहा। उसने कहा गैंगस्टर मेरे आदर्श और मामा है। हालांकि हत्या का दावा करने वाला असली सचिन बिश्नोई ही है, इसकी कोई पुष्टि नहीं की जा सकी है। दरअसल हत्या का दावा करने वाले ने पूरी बातचीत बताई है। सचिन बिश्नोई ने कहा कि मोहाली में युवा अकाली नेता विक्की मिट्ठू खेड़ा की हत्या हुई थी। पुलिस ने इसकी जाँच की, कई गैंगस्टर्स से पूछताछ की गई। सब ने कहा कि इसके पीछे सिद्धू मूसेवाला का ही हाथ है। तो हत्या करने वाले शूटर ने यह भी कहा था कि मूसेवाला ने उन्हें जगह दी, फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया। दिल्ली पुलिस ने मूसेवाला का नाम भी लिया था। इसके बावजूद मूसेवाला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम इंतजार करते रहे लेकिन मूसेवाला पर कोई एक्शन नहीं हुआ। सचिन ने कहा कि चंडीगढ़ में गुरलाल बरार की हत्या भी मूसेवाला ने कराई। वह कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार का भाई था। इसके पीछे भी सिद्धू मूसेवाला का हाथ था। इसके बावजूद इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मिट्ठू खेड़ा के मर्डर के बदले में मूसेवाला को मारा गया है। दरअसल खबर ये आ रही है कि सचिन ने ये कबूल किया है, सचिन बिश्नोई ने कबूल किया है कि मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मारने के बदले उसे कोई फेम नहीं चाहिए था, मकसद सिर्फ बदला लेना था। मूसेवाला की हत्या कर विक्की मिट्ठू खेड़ा और गुरलाल बराड़ की हत्या का उन्होंने बदला लिया है। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे, शादी का झांसा देकर पुरुष रेप करे तो हो जाता है केस, लेकिन महिला धोखा दे तो कोई केस नहीं। केरल हाईकोर्ट ने क्यों की ये टिप्पणी? तो केरल हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले पर सुनवाई के दौरान बेहद गंभीर टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि बलात्कार जैसे अपराध को सिर्फ एक जेंडर से जोड़कर देखना गलत है। उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर शादी का वादा करके किसी महिला के साथ कोई पुरुष संबंध बनाता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन वही अगर महिला करे किसी पुरुष को धोखा देती है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है। तो अदालत में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह कहा कि अपराध जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। केरल हाईकोर्ट ने तलाकशुदा जोड़े के बच्चे की कस्टडी के मामले में सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि बलात्कार जैसे अपराधों को किसी लिंग विशेष के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, इसे जेंडर न्यूट्रल बनाना चाहिए। मामले की सुनवाई के दौरान जब महिला के वकील ने दलील की तो उसका पति रेप केस में दोषी रह चुका है। इस पर विरोधी पक्ष के वकील ने कहा कि उनका क्लाइंट अभी बेल पर बाहर आया है और रेप के आरोप बेबुनियाद है। इन आरोपों में कहा गया है कि उसने शादी का झांसा देकर रेप किया। इन दलीलों पर जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक ने टिप्पणी दी है। दरअसल सेक्शन
376 पर जज ने सवाल उठाए हैं। दोनों ही पक्ष की दलील सुनकर जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक ने भारतीय कानून संहिता के सेक्शन 376 रेप के लिए सजा के प्रावधान पर अपनी चिंता जाहिर की है। जज ने कहा है कि यह कानून जेंडर न्यूट्रल नहीं है। इस साल एक और केस की सुनवाई के दौरान भी यह सवाल उठ रहा था कि आईपीसी में रेप के अपराध के लिए तय किए गए कानून प्रावधान महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे बीजेपी के हुए हार्दिक पटेल, कहा कांग्रेस के नाराज नेताओं को पार्टी में जोड़ेंगे। तो गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल बीजेपी के हो गए हैं। उन्होंने 2 जून को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बीजेपी में शामिल होने से पहले उन्होंने दुर्गा पूजा की थी। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले सुबह उन्होंने ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवा के भगीरथ कार्य में छोटा सा सिपाही बनकर मैं काम करूंगा। हार्दिक पटेल ने ट्वीट में लिखा, राष्ट्रहित, प्रदेश हित, जनहित एवं समाज हित की भावनाओं के साथ आज से नए अध्याय का प्रारंभ करने जा रहा हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व चल रहा है, उस नेतृत्व में राष्ट्र सेवा के भगीरथ कार्यों में छोटा सा सिपाही बनकर काम करूंगा। तो बड़ी बड़ी बातें की है हार्दिक पटेल ने। अब देखना यह है कि अल्पेश ठाकुर जैसे बीजेपी में अपनी विधायकी छोड़कर शामिल हुए थे, लेकिन उनको कोई आज भाव नहीं पूछता, उनका हाल सिर्फ नाम के नेता का हो गया है। तो हार्दिक पटेल का बीजेपी में सिक्का चलेगा या अल्पेश ठाकुर की तरह वो भी नाम के नेता बन जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हुई कोरोना पॉजिटिव, कई अन्य नेताओं के भी संक्रमित होने की आशंका। तो कल शाम को ही हल्का बुखार होने के बाद टेस्ट करवाया गया था। सोनिया गांधी का टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया है। पार्टी बैठक में शामिल कई नेताओं में भी संक्रमण की आशंका जताई गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकती है केंद्र सरकार, केजरीवाल ने लगाया बड़ा आरोप। तो जेल का गेम खेल रही है केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, जेल का गेम केंद्र सरकार खेल रही है। केजरीवाल ने यह बयान दिया है। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, जितनी रेड करनी है कर लो, हमें काम करना आता है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को केंद्र सरकार गिरफ्तार कर सकती है। उन्होंने कहा कि दरअसल केंद्र सरकार दिल्ली की सरकार के अच्छे कामों से घबरा गई है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे राजनीति करना नहीं आता, डर्टी पॉलिटिक्स सिर्फ बीजेपी करती है। तो हो सकता है कि वो मनीष सिसोदिया को और कई बड़े नेता जिन्होंने अच्छे काम किए हैं उनको भी गिरफ्तार करे। तो केजरीवाल ने ये कहा कि एक एक करके क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, अगर आप में हिम्मत है तो सभी को एक साथ गिरफ्तार करो। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे ISSF वर्ल्ड कप 2022 के बारे में। स्वप्निल की वर्ल्ड कप में हुई चांदी, 50 मीटर राइफल 3 पीस स्पर्धा में जीता है रजत। तो विश्व कप में भारत को दूसरा पदक मिला है। स्वप्निल ने पुरुष वर्ग के 50 मीटर राइफल 3P पोजीशन में यह रजत पदक जीता है। ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। अजरबैजान के बाकू में चल रहे टूर्नामेंट के दूसरे दिन यानी गुरुवार को स्वप्निल कुसाले ने पुरुष वर्ग की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस 3P स्पर्धा में रजत पदक जीतकर देश की झोली में दूसरा पदक डाला है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे महान फुटबॉलर पेले की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से गुजारिश, इमोशनल लेटर लिख युद्ध रोकने को कहा। तो ब्राजील के महान फुटबॉलर खिलाड़ी पेले ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को रोकने की गुजारिश रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की है। दिग्गज फुटबॉलर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इमोशनल पोस्ट के साथ पुतिन से युद्ध विराम करने को कहा है। पेले ने रूस के राष्ट्रपति से यूक्रेन पर रूसी हमले बंद करने की अपील की है। आपको बता दें कि UNHRC के अनुसार यूक्रेन में जारी जंग में 4000 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और 5000 के करीब लोग घायल हैं। तो कैंसर से पीड़ित 81 वर्ष के पेले ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नाम अपना यह संदेश उस दिन जारी किया है जब विश्व कप क्वालिफाइंग मैच के यूक्रेन ने स्कॉटलैंड को 3-1 से हराया। अब यूक्रेन का सामना रविवार को वेल्स से होगा। पेले ने इंस्टाग्राम पर कहा कि आज यूक्रेन ने कम से कम 90 मिनट के लिए देश के मौजूदा हालात को भुलाने की कोशिश की है। विश्व कप में जगह बनाना हमेशा मुश्किल होता है, लगभग असंभव ही, क्योंकि इतने जीवन दांव पर लगे होते हैं। हमला बंद करो, इस हिंसा को कोई कतई उचित नहीं ठहराता। तो पेले ने काफी इमोशनल लेटर व्लादिमीर पुतिन के नाम लिखा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस समाचार में जानेंगे केके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, बच सकती थी सिंगर की जान अगर सही समय पर मिलता CPR।
तो बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नत उर्फ केके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बृहस्पतिवार को कहा था कि उनकी हृदय धमनियों में कई अवरोध यानी आर्टरीज ब्लॉकेज थे। समय पर सीपीआर दिया जाता तो उनकी जान बच सकती थी। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे टोमेटो प्राइस के बारे में। टमाटर की महंगाई से हाहाकार, कीमतें 100 के पार। जी हाँ दोस्तों, टमाटर अब महंगाई से लाल हो चुके हैं। टमाटर का भाव बढ़ गया है। महंगाई की जब दौड़ लगी है तो टमाटर क्यों पीछे रहने वाला है। एक महीने में टमाटर की कीमतें सरपट भागते हुए 100 रुपए के पार निकल चुकी है। उत्तर भारत को छोड़ दे तो पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य भारत में टमाटर की कीमतें सुर्ख यानी लाल हो रही है। दक्षिण और मध्य भारत में कीमतें 77 रुपए के पार निकल चुकी है। हालांकि दिल्ली और पश्चिम यूपी में कीमतें अभी भी 30 से 40 रुपए के बीच है। आपको बता दें कि 77% बढ़ी है टमाटर की कीमतें। देश भर में टमाटर का औसत खुदरा मूल्य एक महीने में 77% बढ़ चुका है। फिलहाल टमाटर का औसत मूल्य 52.30 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है, जो कि एक महीने पहले की अवधि में 29.5 रुपए प्रति किलोग्राम था। 4 शहरों यानी पोर्ट ब्लेयर, शिलोंग, कोट्टयम, पठान में था और टमाटर की खुदरा कीमतें 100 रुपए के पार यहां चली गई है। बिहार के भागलपुर में तो कीमतें 11 रुपए से बढ़कर 1 जून को 88 रुपए तक पहुंच गई। मिर्जापुर में दाम 21 से बढ़कर 51 रुपए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दाम 15 से बढ़कर 58 रुपए टमाटर के हो चुके हैं। तो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं महंगाई से टमाटर कितना लाल हुआ है। कोलकाता से लेकर राजकोट तक का भाव हमने आपको बताया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे फेसबुक पर नफरत फैलाने वाली पोस्ट 82% बढ़ी। इंस्टाग्राम पर हिंसक सामग्री में हुआ इजाफा। तो सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ओर से मासिक रिपोर्ट जारी हो गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक पर नफरत फैलाने वाली पोस्ट में लगभग 82% की वृद्धि हुई है, जबकि इंस्टाग्राम पर हिंसक और उकसाने वाली सामग्री में 86% का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में शामिल ज़्यादातर सामग्री ऐसी है जिनके बारे में उपयोगकर्ताओं द्वारा बताए जाने से पहले सोशल मीडिया मंच ने खुद पता लगाया है। मेटा द्वारा 31 मई को रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक ने अप्रैल में 53,000 नफरत फैलाने वाली पोस्ट का पता लगाया, जो मार्च में 38,600 पोस्ट की तुलना में 82% अधिक है। रिपोर्ट से पता चला है कि इंस्टाग्राम ने अप्रैल में 77,000 हिंसक और उकसावे वाली सामग्रियों पर कार्रवाई की है। यह आंकड़ा मार्च में 41,300 था। तो 26 जुलाई से नई निजता लागू करने की फिराक में है फेसबुक। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे कुवैत और ओमान के बाद अब इस देश ने भी सम्राट पृथ्वीराज की रिलीज पर लगाया बैन। तो पृथ्वीराज चौहान की मूवी आने वाली है, जिसमें अभिनेता अक्षय कुमार भी दिखाई दे रहे हैं। अभिनेता अक्षय कुमार मोदी जी, योगी जी और हिंदुत्व के पक्ष में काफ़ी अब बयान दे रहे हैं। लगता है कि वो भी बीजेपी की गोद में बैठ चुके हैं। दरअसल अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज 3 जून को रिलीज होने के लिए तैयार है। अक्षय और मानुषी जोरों शोरों से फिल्म के प्रमोशन में जुटे हैं, लेकिन अब उनके लिए खास अच्छी खबर नहीं है। पहले हमने आपको बताया था कि कुवैत और ओमान ने अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की रिलीज पर रोक लगा दी है। अब कतर देश ने भी फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है। दरअसल इसका कारण भी आपको बताएंगे। सम्राट पृथ्वीराज राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर, पराक्रम पर आधारित है। अक्षय उस महान योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं। दरअसल एक सूत्र ने नाम छुपाने की शर्त पर इसका रीज़न बताया है। इसका रीज़न दोस्तों ये है कि इन देशों में यह मुद्दा अनावश्यक रूप से धार्मिकता के साथ उठाया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि इस फिल्म को अब धर्म और हिंदुत्व के साथ जोड़ा जा रहा है। क्योंकि योगी और अमित शाह के साथ ये फिल्म देख चुके हैं, इसीलिए इनकी फिल्म को अब हिंदू धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है। फिल्म समाज का आईना होती है, लेकिन जब आप इसको पॉलिटिक्स बना देते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, तो उस फिल्म का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो विदेशी क्षेत्रों में काम करने वाले एक सूत्र ने नाम न छापने की शर्तों पर कहा है कि इन देशों में यह मुद्दा अनावश्यक रूप से धार्मिकता के साथ उठाया जा रहा है दोस्तों। तो इसी के कारण इस फिल्म को बैन कर दिया है। लोगों को ऐसी फिल्म देखनी चाहिए जो इतिहास पर आधारित हो और जिसका तटस्थ दृष्टिकोण हो और जो प्रामाणिक भी हो। जैसे कि जोधा अकबर फिल्म आई थी दोस्तों। दरअसल कहा तो ये जाता है कि जोधाबाई नाम की अकबर की कोई रानी नहीं थी, लेकिन फिल्मों ने लोगों के दिमाग में ये ठूस दिया तो लोग भी अब वो मानते हैं। तो हो सकता है पृथ्वीराज ये फिल्म जो अक्षय कुमार ने बनाई है उसमें कुछ हद तक ज़्यादा ही झूठ हो और हिंदुत्व का ज़्यादा फैलावा हो। कश्मीर फाइल की तरह यह मूवी भी हिंदुत्व या हिंदुओं को सेंटर पॉइंट करके किसी और धर्म के लोगों को
एनकाउंटर करती हो, इसी के लिए अब इस फिल्म को बैन कर दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे जॉनी डेप ने जीता मानहानि का मुकदमा, एक्स वाइफ एम्बर हर्ड को देना होगा 116 करोड़ रुपए का मुआवजा। तो जॉनी डेप ने एक्स वाइफ हर्ड पर 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मानहानि का केस किया था। पहले एम्बर हर्ड ने डेप के खिलाफ दोस्तों घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया था, लेकिन उनकी वाइफ इसमें फंस गई क्योंकि उनके वीडियो वायरल हुए थे। उनकी वाइफ ने ही बॉटल से और कई औजारों से जॉनी डेप पर हमला किया था, लेकिन जॉनी डेप ने बहुत ही शांतिपूर्ण स्वभाव के साथ एम्बर को कभी हर्ट नहीं किया और उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। उन्होंने मानहानि का मुकदमा भी डाला था, जिस पर उनकी वाइफ अब हार चुकी है। तो जॉनी डेप्स को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर मानहानि का मुआवजा मिलने वाला है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे केके का हुआ अंतिम संस्कार, परिवार और दोस्तों ने दी अश्रुपूर्ण विदाई। तो बॉलीवुड के मशहूर सिंगर केके उर्फ कृष्ण कुमार कुन्नत का 53 वर्ष की आयु में कोलकाता में एक कार्यक्रम के बाद निधन हो गया। गुरुवार को उनका वर्सोवा हिंदू शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। श्रेया घोषाल, अलका याग्निक, अभिजीत भट्टाचार्य सहित केके परिवार और दोस्त मौजूद रहे। 53 वर्षीय सिंगर कोलकाता में एक लाइव प्रदर्शन के बाद उनका निधन हो जाता है। मंगलवार की शाम को सिंगर केके कोलकाता के एक समारोह के दौरान लाइव प्रदर्शन कर रहे थे। बताया जा रहा है कि वह लाइव प्रदर्शन के दौरान सहज महसूस नहीं कर रहे थे। होटल पहुंचकर जैसे ही वह अपने कमरे में दाखिल हुए, बिस्तर पर गिर पड़े। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो केके को सीएमएम न्यूज़ की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे फेसबुक का एडवर्टाइजिंग बिजनेस चमकाने वाली शेरिल सैंडबर्ग ने दिया इस्तीफा। जुकरबर्ग के बाद थी नंबर 2। तो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फेसबुक की स्वामित्व रखने वाली कंपनी मेटा की मुख्य परिचालन अधिकारी यानी सीईओ शेरिल सैंडबर्ग ने पद छोड़ने की घोषणा की है। फेसबुक को एक स्टार्टअप से डिजिटल क्षेत्र का सिमसोर बनाने में इनकी अहम भूमिका रही है। ये अहम भूमिका निभाने वाली सैंडबर्ग ने 14 वर्षों तक इस पद पर रहने के बाद बुधवार को हटने की घोषणा की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे गोल्डन गर्ल निखत जरीन से पीएम मोदी ने की मुलाकात। ब्रॉन्ज जीतने वाली मुक्केबाजों को भी सराहा। तो भारतीय महिला मुक्केबाज निखत जरीन ने हाल ही में इस्तांबुल में समाप्त हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इतिहास रचते हुए गोल्डन पंच लगाया था और स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया था। उसके अलावा भारत की 2 अन्य महिला मुक्केबाज परवीन हुड्डा, मनीषा मौन ने कांस्य पदक जीते थे। बुधवार 1 जून को पीएम मोदी ने इन तीनों महिला मुक्केबाजों से मुलाकात की। रात को पीएम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फोटो ट्वीट करते हुए तीनों का उज्जवल भविष्य की उनको कामना भी दी थी। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे सौरव गांगुली के ट्वीट से मच गई थी हलचल। दादा बीसीसीआई अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले थे, ऐसा बन गया था माहौल, बल्कि कुछ और ही था मुद्दा। शुरू कर रहे हैं दादा नया काम। जी हाँ दोस्तों, तो सौरव गांगुली ने कल एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी नई पारी खेलने जा रहा हूं। तो लोगों ने इसका मतलब ये लगाया था कि वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले हैं। दरअसल सौरव गांगुली ऐसा कुछ नहीं करने वाले। सौरव गांगुली रियल एस्टेट बिजनेस में अपना हाथ आजमाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने ये ट्वीट किया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे आईफा अवार्ड्स 2022 के बारे में। आईफा को इस साल सलमान खान करेंगे होस्ट। बॉलीवुड कलाकारों के अलावा अबू धाबी के लिए रवाना हुए ऐश्वर्या व अभिषेक बच्चन। तो भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 यानी आईफा अवार्ड्स में मिथुन चक्रवर्ती, माधुरी दीक्षित, अर्जुन रामपाल और सान्या मल्होत्रा समेत कई ज्यादा ही बॉलीवुड अभिनेता भाग लेने वाले हैं। भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा के लिए बॉलीवुड हस्तियां अबू धाबी पहुंचने लगी है। इस कार्यक्रम की मेजबानी सलमान खान करेंगे, जिसमें रितेश देशमुख और मनीष पॉल मेजबान के रूप में शामिल होंगे। शाहिद कपूर, टाइगर श्रॉफ, कार्तिक आर्यन, सारा अली खान, अनन्या पांडे, दिव्या खोसला कुमार और नोरा फतेही के परफॉर्मर्स करने की उम्मीद है। फराह और अपार शक्ति को भी एक एक्ट के लिए स्टेज पर रिहर्सल करते देखा गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे असादुद्दीन अवैसी ने कश्मीर मुद्दे पर सरकार को घेरा। कहा बीजेपी को सिर्फ अपने वोट बैंक से है मतलब। तो AIMIM प्रमुख असादुद्दीन अवैसी ने एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार इतिहास से सबक नहीं ले रही है। अवैसी ने हमला करते हुए कहा कि कश्मीर पंडितों को चुनावी मुद्दों के रूप में ये लोग यूज करते हैं, इंसानों के रूप में ये लोग नहीं देखते। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में असादुद्दीन अवैसी ने कहा कि सरकार वही गलती दोहरा रही है जो 1989 में की गई थी। तब भी कश्मीर के स्थानीय राजनेताओं को बोलने की अनुमति नहीं दी गई
गई थी। अब मौजूदा सरकार भी यही गलती कर रही है। मौजूदा सरकार सिर्फ अपनी वोट बैंक के लिए कश्मीरी पंडितों को और मुसलमानों को यूज करती है। उनकी सुरक्षा के लिए बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, इसीलिए उनकी टारगेटेड किलिंग हो रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे भारत में कोरोना संक्रमण के मामले फिर बढ़े। तो भारत में कोरोना संक्रमण के मामले फिर बढ़ रहे हैं। कोरोना के मामले लगातार इजाफा हो रहा है तो चिंता बढ़ने वाली है। दरअसल बुधवार के मुकाबले गुरुवार को कोरोना के नए मामलों में 900 से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 3772 मामले सामने आए हैं, जबकि बुधवार को कोरोना के कुल 2745 केस मिले थे। मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान 5 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई थी। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे पश्चिम बंगाल बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 3 जून यानी आज होगा जारी। तो पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शुक्रवार 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा। वेस्ट बंगाल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन 3 जून यानी कि आज ये परिणाम जारी करेगा। उनकी आधिकारिक वेबसाइट wbresult.nic.in या wbbsc.wb.gov.in पर ऑनलाइन जारी रिजल्ट आप देख सकेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे सभी पार्टियों की सहमति के बाद बिहार में जाति आधारित जनगणना का रास्ता हुआ साफ। तो बिहार में जाति आधारित जनगणना होगी। बुधवार को हुई सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी दलों ने इस पर सहमति जताई है। इस पर कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। सरकार कैबिनेट की अगली बैठक में प्रस्ताव पारित करेगी। यह जातिगत जनगणना करने वाला बिहार दूसरा राज्य होगा। इससे पहले कर्नाटक ने जातीय सर्वे कराया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, क्योंकि जातिगत जनगणना अगर होती है दोस्तों, जातिगत जनगणना में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा SC ST OBC 85% बहुजन समाज ही निकलेगा। तो इससे आरक्षण पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। तो इसी के चलते कर्नाटक ने आंकड़े छुपाए हैं। अब देखना यह है कि बिहार अब जातिगत जनगणना के बाद क्या ये आंकड़े जारी करता है या नहीं। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे भारतीय डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन से पहुंचाई डाक। तो भारतीय डाक विभाग ने पहली बार पायलट परियोजना के तहत गुजरात के कच्छ जिले में ड्रोन की मदद से डाक पहुंचाई है। डाक पहुंचाने के लिए जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था उसे गुरुग्राम के स्टार्टअप टेक ईगल ने बनाया था। कंपनी ने कहा कि इस तरह के काम के लिए ड्रोन की यह पहली उड़ान थी। ड्रोन ने 46 किलोमीटर की दूरी आधे घंटे से भी कम समय में तय की। ड्रोन ने गुजरात के भुज तालुका स्थित हबाए गाँव से नेर गाँव तक भारतीय डाक पहुंचाई थी। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे मान सरकार को झटका। 424 VIPs की सिक्योरिटी वापस लेने पर हाई कोर्ट हुआ सख्त। 7 जून को सभी की सुरक्षा करेगी बहाल। तो 424 लोगों की सुरक्षा वापस लेने के फैसले पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। इसके बाद बैकफुट पर आई मान सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि सभी की सुरक्षा अस्थायी तौर पर वापस ली गई थी। अब 7 जून तक सुरक्षा बहाल कर दी जाएगी। साथ ही सुरक्षा मामले में जवाब देने के लिए सरकार ने हाई कोर्ट के अधिक मोहलत मांगी है। हाई कोर्ट से सरकार ने कोर्ट की तरफ से दी गए 2 दिन के समय को कम बताया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे मशहूर संतूर वादक पंडित भजन सोपारी का निधन हो चुका है। जी हां दोस्तों, मशहूर संतूर वादक भजन सोपारी का अब निधन हो चुका है। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। तो अब संगीत जगत के लिए बहुत ही दुखद समाचार है। दरअसल मनोरंजन जगत में इन दिनों शोक का माहौल पसरा हुआ है। एक के बाद एक हो रही मौत यानी बुरी खबरों ने सभी को झंझोक कर रख दिया है। पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, उसके बाद सबके चहीते बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर के, उसके बाद अब एक और खबर लोगों को गम में डाल रही है। लोगों का कहना है कि ऐसा लगता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री को किसी की नज़र लग गई हो। दुनिया भर में अपनी कला के लिए मशहूर संतूर वादक पंडित भजन सोपारी ने गुरुवार को सबको अलविदा कह दिया है। अभी कुछ ही दिनों पहले संतूर वादक शिव कुमार शर्मा के निधन से इंडस्ट्री को झटका लगा था, जिसके बाद अब इनका जाना मनोरंजन दुनिया में अब गम का माहौल है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे लगातार 5 चुनाव जीतने वाली बीजेपी MLA पद्मश्री भगीरथी देवी ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। कहा दलित होने के कारण नहीं सुनी जाती है कोई भी बात। इग्नोर करके माने हमरा के मक्खी के तरह बीग के हमरा के एकदम माने दलित समझ के एकदम अलग छांट के माने कोई विश्वास ना करेगा। चुनाव के समय में भी हमारा साथ दुर्व्यवहार करेला लोग। हम रही ना भाजपा के वोट में और उ लोग रहेला कांग्रेस के वोट में। हम मजबूर होके दलित होके आज दलित के कोई इज्जत नहीं के बगहा जिला। कौन कर रहा है? कौन इज्जत नहीं दे रहा है? कमेटी कहली है कि हम प्रदेश अध्यक्ष के लगे भी खबर कहीं नहीं।
वो लोग संतावना दे कोई हमार निर्णय ना भइल, कोई सुनवाई ना भइल। फैसला ये यहाँ मैंने प्रदेश कमेटी से प्रदेश से आ राष्ट्रीय कमेटी बा ई दुख में हम बानी, दोनों के हम इस्तीफा दे रहल बानी। जब हम कोई है ना है, हम दलित समाज के लोग छाटत लोग, तो हम वो हमरा पद ना चाहिए। हम भाजपा में बानी, भाजपा में बना रहे। तो इस खबर में जानेंगे ब्रिटिश महारानी के पूरे हुए 70 साल, रुश्दी समेत 40 भारतवंशी होंगे सम्मानित। तो ब्रिटेन में महारानी के तौर पर 70 साल से ज्यादा शासन करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय देश की सत्ता संभाल रही है। अब 70 साल पूरा होने पर महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल का प्लेटिनम जुबली मनाया जा रहा है। इस मौके पर दिन का समारोह 2 से 5 जून तक आयोजित किया गया है। साथ ही इस अवसर पर 40 से अधिक भारतीय मूल के लोगों को सम्मानित किया जाएगा। सम्मान पाने वाले 40 से ज्यादा पेशेवर एवं सामुदायिक सेवा करने वाले प्रमुख भारतवंशियों की सूची में मुंबई में जन्मे बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक सलमान रुश्दी का नाम शीर्ष पर है। साहित्य जगत में सेवा के लिए महारानी इन्हें कैंपेनियन ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगी। यह पुरस्कार एक बार में 65 लोगों को ही दिया जाता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर रूस का कब्जा, युद्ध के 3 महीनों बाद जेलेंस्की का बड़ा बयान। तो रूस और यूक्रेन के बीच पिछले करीब 100 दिनों से लगातार युद्ध जारी है। ऐसे में बड़ी तादाद में यूक्रेन को बुनियादी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं पड़ोसी देश में सैन्य कार्रवाई को लेकर रूस भी विश्व समुदाय से कई तरह के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने गुरुवार को अपने एक बयान में कहा कि रूस ने उनके देश के लगभग 5वें हिस्से का नियंत्रण कर रखा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे पीएम मोदी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति को खाद्य की आपूर्ति का दिया भरोसा, विश्व बैंक भी करेगा मदद। तो कंगाल हो चुके श्रीलंका की अब भारत भी करेगा मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य सामग्री की किल्लत व अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को खाद्य की आपूर्ति का भरोसा दिया है। विश्व बैंक ने भी यूरिया की खरीद के लिए श्रीलंका को वित्तीय मदद देने पर सहमति जताई है। राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से गुरुवार को जारी बयान के अनुसार गोटाबाया ने सिंचाई अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कहा कि पीएम मोदी ने आगामी फसली मौसम के लिए खाद्य की आपूर्ति का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि भारत लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत खाद्य उपलब्ध करवा रहा है। कोलंबो पहुंचने के 20 दिनों बाद खाद्य का वितरण किया जाएगा। तो अब जानेंगे क्या कुछ है सर्राफा बाजार का हाल। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का वायदा 0.13% या 66 रुपये की गिरावट के साथ 50,799 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। हालांकि चांदी का वायदा 0.37% या 228 रुपये की गिरावट के साथ 61,352 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई थी। तो अब जानेंगे क्या कुछ कहता है अगले 24 घंटे का मौसम का भारत का पूर्वानुमान। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार भारत के अगले 24 घंटे के मौसम के पूर्वानुमान में है अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, उत्तर पूर्व भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों, लक्षद्वीप, रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल के 1 या 2 हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। तटीय कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव भी संभव है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। मिलते अगली लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।